दोस्तों, पिछली कहानी मैंने छोड़ी थी कि बाघ के पाँव के निशानों से शिकारियों को पता चल जाता है। और जिम कॉर्बेट साहब तो बहुत ही महान शिकारी थे, एक बड़े विद्वान शिकारी थे जिनको जंगल की पूरी नॉलेज थी। हर चीज़ वो तुरंत समझ जाते थे, पहचान जाते थे। आज उससे आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों उत्तरांचल डायरीज़ में। दीदियों, बहनियों, मित्रों, दाजू, भूला नानतीनों और तमाम नए नए दोस्त जो बने हैं, सबको तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आगे की कहानी शुरू करता हूँ। अब जब ये खुरचन देखते हुए आगे बढ़े तो इनको एक चट्टान पे जो है बाघ के खुरचन दिखाई पड़ी, लेकिन पाँव के निशान नहीं थे। जो पंजा जो पड़ता है ना, उसके निशान नहीं थे। इनको बड़ा अजीब सा होने लगा और ये थोड़ा सा क्या, करीब 200 गज और आगे बढ़े तो वहाँ पे जो है एक 10 फीट ऊंची एक चट्टान थी। और वहीं पे से थोड़ा आगे जाकर के यू टर्न बैंड था। आप जानते ना, यू टर्न, हेयर पिन बैंड जिसको कहते हैं, बिल्कुल यू टर्न ऐसे बैंड, हेयर पिन बैंड कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। वो बिल्कुल आगे जाके एकदम घूम जाता है, यू टर्न ले लेता है एकदम। तो वो तुलना नहीं कर रहा हूँ किसी से, यू टर्न कहने में कंफ्यूज मत होइएगा। तो यू टर्न बैंड इनको दिखाई पड़ा और वहाँ पे इनको जो है बाघ के पाँव के निशान दिखाई पड़ गए। और वहीं पे जो है एक पानी का कुंड भी था जहाँ पे सांभर वगैरह आते होंगे, पानी यानी पीते होंगे। वहाँ पे ज़मीन भी थोड़ा नमी थी, तो इनको वो जगह भी इन्होंने पहचान ली। एक जगह यहाँ पे भी है कि जहाँ पे शिकार किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें देख रहे थे। और जो बाघ के जो पाँव के निशान थे वो एक दिन पुराने थे। और पाँव के निशान देख करके ये पहचान गए कि भाई ये जो बाघ है ये नर है, बूढ़ा है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा है, शरीर इसका बहुत बड़ा है। तो मतलब इतनी चीज़ें अब इनके पता चल गई। और ये भी पता कर लेना अपने आप में कि साइज काफ़ी बड़ा है, बूढ़ा है, पंजे से देखना ये भी अपने आप में एक जादूगरी है, एक शिकारी की। अच्छा, पूरा दिन भटकते हुए ये उस स्थान में पहुंच गए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया माना जाता था। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा शाम शाम भी होने लगी थी, धूली अर्घ जो जो होता है, धूले अर्घ, वो गोधूली, गोधूली वाला टाइम भी थोड़ा थोड़ा होने लगा था। तो इनको एक सांभर की और एक बंदर की अलर्ट कॉल सुनाई पड़ी। तो ये रुक गए और उन्होंने ध्यान से देखा तो इनको एक आभास हुआ कि वो जो है उधर देखो, वो बाघ है। बाघ तो इन्होंने देख लिया, लेकिन ये उस पर गोली नहीं चला रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था कि इतना अंधेरा है, इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि मैं इसको गोली मार दूं और ये गोली इसके लगे, और लगे सही जगह पे नहीं लगे, ये घायल हो जाए, घायल हो जाएगा तो ये और ख़तरनाक हो जाएगा। इनकी दिली इच्छा थी कि गोली मारूं तो ये ऐसा शॉट हो कि ये बिल्कुल मर ही जाए। तो ये अपना इन्होंने जो है उसको गोली मारने का विचार जो है त्याग दिया और ये वापस आ गए। जब ये वापस लौटे तो तब तक इनके भैंसे भी आ चुके थे। और इनके आदमियों ने दिन भर जो है उस जो फॉरेस्ट का जो हट था उसके अंदर खूब आग वाग जला दी थी, जिससे कि उसके अंदर की सीलन वीलन सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी कह लीजिए, या ख़त्म तो खैर क्या होती, लेकिन बहुत कम हो गई थी। इनका बिस्तर बिस्तर लगा दिया था। खैर खाना वाना खाया, उसके बाद ये अंदर सोए। इन्होंने क्या किया, दरवाज़ा इन्होंने अपने आदमी को बोला खुला रहने दो और इस पर जो है कटीली झाड़ियाँ लगा दो। तो कटीली झाड़ियाँ लग जाने से ताकि कोई जानवर, कोई जीव अंदर ना आए और ये अंदर आराम से सो सकें। गले में हल्का बहुत इन्फेक्शन अभी भी था इनके। खैर ये अपना सो गए। और सुबह उठने के बाद में चाय वाय पी के बाहर आए तो गांव वाले आ गए थे। तो काफ़ी देर तक ये, ऑलमोस्ट दोपहर तक, ये समझिए कि लंच तक जो है ये गांव वालों के साथ अपना गपशप करते रहे, बातें होती रही, बाघ के बारे में बातें चल रही थी। उसके बाद इन्होंने खाना वाना खाया और भैंसों को बांधने का कार्यक्रम बनने लगा। तो एक भैंस को इन्होंने उसी पेड़ के पास बांधा जिस पेड़ के पास में वो पहले महिला को बाघिन ने मारा था, उसको बड़ी मजबूती से वहाँ पे बांधा। और दूसरी भैंस को ये लेकर के गए उसी, वो जो मैंने बताया ना, हेयर पिन बैंड, जो यू शेप बैंड, यू टर्न बैंड जो था, मतलब ऐसे रोड जाके एकदम से उल्टी घूम जाती थी। तो वो जो वहाँ पे दूसरी भैंस को बांध दिया। और उन दोनों को बांधने के बाद में ये
इन्होंने भैंसों के गले में घंटियां भी बंधवा दी, जिससे कि वो हिले डुले तो उनकी आवाज़ से इनको पता चल जाए, उनके मूवमेंट का इनको पता चल जाए। और ये अपना कैंप में लौट के आ गए। दूसरे दिन सुबह जैसे थोड़ा देखने लायक हुआ, ये उठे और उठ के गए। इन्होंने जाके देखा, निरीक्षण किया, दोनों भैंसें जो है आराम से सोई हुई हैं। उनको तबीयत से उनके सामने भूसा रखा गया था तो खा पी करके सोई हुई थी। थोड़ा निराशा हुई इनको। फिर इन्होंने क्या किया, जो यू टर्न पे जो भैंस को बांधा था उसको वहाँ से खोला, और वहाँ से खोल करके उसको लेकर के ये थोड़ा आगे आए, और आगे आकर के दूसरी जगह पे इन्होंने उसको बांध दिया। उस जगह पे जहाँ पे मैंने आपको बताया पानी का कुंड था, उस जगह पर पे इसको मजबूत रस्सी से इन्होंने बांध दिया। अच्छा, बाघ को शूट करने के लिए जो है सामान्यतः दो तरीकों का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये कि अपने बैठने का स्थान निश्चित कर ले शिकारी। बैठने का मतलब स्थान निश्चित कर लेगा तो यह है कि अपना मचान बना ले और ऐसी जगह पे उसके आगे बैठ रख दे कि बाघ आए, मान लो यहाँ पे भैंसा बाघ अब आए, उसी के ऊपर कहीं पे मचान बना ले और भैंसे पे नजर रखे। जब वो बाघ अटैक करे तो ये बाघ को मार दें, मतलब अपने बैठने का स्थान निश्चित कर लें, उस भैंस को ऐसी जगह पे बांधा जाए। और दूसरा ये होता है कि जो उसको मान लीजिए अगर किसी भैंस को लेके जा रहा है, किसी उसको लेके जा रहा है, तो उसके आसपास की जितनी भी वहाँ पे संभावना हो कि उस झाड़ के पीछे बैठ के ये मांस अपना खाएगा या अपने शिकार को रखेगा, तो वो एरिया का सारा जो है झाड़, जितनी झाड़ियाँ हैं सब जो है काट करके वहाँ एरिया एकदम साफ मैदान सा कर दिया जाए। लेकिन ये इस समय ये जो क्षेत्र था ये तो बड़ा घना जंगल और घने झाड़ियों से भरा हुआ था, तो यहाँ पे ये कर पाना संभव नहीं था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं जो है बाघिन को पीछा करके मारूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं, इसका पीछा करके मारूंगा। इन्होंने अपनी रणनीति पर बदलाव लाने का विचार कर लिया। अब रोज सुबह शाम इन्होंने भैंसों को देखने के लिए जाना आना शुरू कर दिया। 3 दिन हो गए थे, कुछ भी वो नहीं हुआ था। थोड़ा परेशान भी हो गए थे। अब इन्होंने सोच लिया था अब चाहे जो भी हो जाए यार, जैसे कोई भी बाघ, अब चाहे कोई भी बाघ हो, चाहे वो मैन ईटर हो या नॉन मैन ईटर हो, जो भी बाघ हो मैं उसे गोली मार दूंगा अगर उससे भैंस को मारा तो। मतलब इतना इरिटेट हो गए थे क्योंकि 3 दिन हो गए थे। तो ऐसी दूसरी भैंस को देख करके, जब ये जो रोड में जिस भैंस को बांधा था उसको देख करके जब ये लौट रहे थे तो थोड़ा थोड़ा शाम सी होने लगी थी। मैंने आपको बताया ना सुबह शाम दोनों टाइम जाकर के ये भैंसों को देखने के लिए जाते थे। 3 दिन तक ऐसे ही करते रहे। तो जब ये आ रहे थे तो आगे जाकर के इनसे 30 गज आगे एक मोड़ था रोड में, और उस रोड के ऊपर से एक चट्टान उभरी हुई थी। इनकी छठी इंद्री ने इनको कुछ संकेत देने लगी। इनको ये लगा, दिखा तो कुछ नहीं, लेकिन इनको लगा कि यार ये चट्टान के ऊपर से इनके ऊपर खतरा है। 100% ये जो है बाघ है और ये मेरे पे अटैक करने के मूड में ये जो है ये ऊपर बैठा हुआ है। अब ये थोड़ा देर के लिए वहाँ पे खड़े हो गए। खड़े होकर के ये जो है स्थिति का जायजा लेते रहे। करीब 4-5 मिनट ये खड़े रहे। इन्होंने देखा कि कोई हरकत नहीं हुई है, तो ये 1-2 कदम आगे बढ़े और फिर खड़े हो गए, कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। लेकिन फिर भी जो है कोई आवाज़ नहीं हुई। लेकिन ये 100% थे कि इनके ऊपर वहाँ पे बाघ ने घात लगा रखी है और इनके ऊपर 100% अटैक करेगा। चट्टान को पार करके एक समतल सा एरिया था। इनको ये था कि मैं किसी तरह से उस समतल एरिया तक पहुंच जाऊं, क्योंकि शाम होने लगी थी, अंधेरा होने में मुश्किल से आधा घंटा और था। अगर दोपहर का टाइम होता तो ये क्या करते, ये उस एरिया को छोड़ देते, वहां से पीछे जा करके कहीं से लंबा टर्न लेकर के घूम करके आके चट्टान के पीछे आ जाते या कहीं पे ऐसी पोजीशन देख करके बाघ को शूट कर देते। लेकिन अब इतना टाइम था नहीं, और ऐसा करना, अब इस टाइम ऐसा करना बड़ी मूर्खता होती, क्योंकि नरभक्षी का मामला और अंधेरा, टॉर्च नहीं, क्योंकि दिन के टाइम गए थे भैंसों को देखने के लिए, टॉर्च लेके नहीं गए थे, और इतने दिनों से बाघ नहीं मिल रहा था, तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आज बाघ मिल ही जाएगा। ये अचानक पहली बार इनके सामने ऐसी आ गई थी पोजीशन। तो इन्होंने क्या किया, धीमे से अपना जो है बंदूक का सेफ्टी जो क्लच था उसको हटा लिया, उसको खोल लिया, यानी कि राइफल चल जाए तुरंत, उसको खोल लिया और राइफल को कंधे पर रख लिया और उस चट्टान के पास से इन्होंने गुजरना शुरू किया। ये बहुत धीरे धीरे केकड़े की तरह चल रहे थे।
ये एक कदम आगे बढ़ाते और उसके बाद शरीर का सारा भार जो है अपने उस पाँव में डाल देते, और फिर उसके बाद दूसरा पाँव उठाते, फिर दूसरा पाँव भार शरीर का दूसरे पाँव में डालते और गन मजबूती से पकड़े हुए थे। मतलब ये एक भी ऐसा मौका बाघ को नहीं देना चाह रहे थे कि बाघ इनके ऊपर अटैक कर सके। ये बड़ी चालाकी से, समझदारी से और बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और पूरा अलर्ट होते हुए। अब जब ये इन्होंने तो पूरी मतलब ये पूरी कोशिश में थे कि बाघ को एक भी मौका ना मिले इनके ऊपर अटैक करने का, और हुआ भी यही। इनकी सावधानी और बाघ की चतुराई दोनों, मतलब बाघ जो है बहुत चतुराई से था, ये बहुत सतर्क थे, तो अटैक नहीं, ना तो वो अटैक कर पा रहा था और ना ये उसको देख पा रहे थे। खैर ये उस समतल मैदान में पहुंचे और इन्होंने फिर देखने की कोशिश करी, इनको दिखाई नहीं पड़ा। इतने में कहीं पे एक जो है एक कांकड़ की भौंक सुनाई पड़ी और उसके बाद में एक सांभर की आवाज़ आई, अलर्ट कॉल, और ये जो है अपने कैंप की तरफ आ गए। और जब ये कैंप पहुंचे तो इनके आदमी इनको देख के बड़े खुश हुए, क्योंकि वो थोड़ा घबरा गए थे, कांकड़ और सांभर की कॉल सुन के वो थोड़ा घबरा गए थे। बहरहाल बाघ बच गया था। अब बाघ बच गया था या ये कहिए जिम कॉर्बेट साहब बच गए थे, दोनों ही मतलब बच गए थे। तो उसके बाद अपना खाना ना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर में सोने के लिए चले गए। रात में जो है भयानक आंधी तूफान आ गया, बहुत जोर जोर से पानी बरसने लगा। अब जहाँ पे ये सोए हुए थे, जहाँ पे इनकी चारपाई लगी हुई थी, उसके ठीक ऊपर से जो है छत ने टपकना शुरू कर दिया। इन्होंने देखा, अरे यार ये क्या बवाल है, और ये उठे और उठने के बाद में इन्होंने अपनी चारपाई को थोड़ा खींचा, सरकाया और दूसरी तरफ सूखी हुई एक जगह पे बिछा लिया, मतलब लगा लिया। फिर ये सो गए आराम से। अगले दिन जब ये सुबह उठे तो मौसम बड़ा सुहाना हो गया था और बड़ा खूबसूरत हो गया था। वातावरण जो है एकदम साफ हो गया था, क्योंकि जितनी वो जो डस्ट जो वातावरण में फैल जाती है, मट्टी और धूल के कण, वो सब बरसात के कारण जो है वो सब ज़मीन में बैठ गए थे। तो जो व्यू था जितना था वो सब दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर हो गया था। इसीलिए कहते हैं अगर आप माउंटेन्स में घूमने जाएं, उत्तराखंड घूमने जाएं, तो आप अक्टूबर में जाएं, क्योंकि जून जुलाई की जो बरसात जो होती है, अगस्त तक जो बारिश होती है, उस बारिश के कारण सारी डस्ट नीचे बैठ जाती है, तो दूर दूर तक के व्यूज़ या हिमालयाज़ की जो रेंज है आपको बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ेगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो टाइम होता है ये बेस्ट टाइम होता है उत्तरांचल में जाने का, अगर आप नेचर लवर हैं तो। फिर फूल वूल भी काफ़ी खिले रहते हैं, जंगलों में हरियाली रहती है। माफ़ कीजिएगा मेरा विषय से मैं भटकते जा रहा हूँ। खैर विषय अभी विषय नहीं रहते, उत्तराखंड की तारीफ फिर बाद में करूँगा। क्या करूँ दोस्तों, उत्तरांचल का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, और उत्तराखंड की खूबसूरती याद में आती है तो वहीं खो जाता हूँ, फिर उन्हीं में बहता चला जाता हूँ। तो अपने विचारों को वहीं पर रोक करके मैं फिर इस कहानी में लौट रहा हूँ। अगर आपको तकलीफ हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ये इन्होंने ये मतलब निकले अपने रूम से बाहर और इन्होंने देखा यार आज तो बहुत बढ़िया मौका है और आज हो सकता है शिकार भी हो जाए। इन्होंने अपनी वो 450/400 जो राइफ़ल थी, इनकी पसंदीदा राइफ़ल, जिसका निशाना एकदम मस्त था, एकदम बिंदास निशाना लगाती थी और मारक क्षमता भी बड़ी जिसकी कमाल की थी। बहुत डिस्टेंस तक जो है वो बहुत अच्छी मार करती थी और उससे बड़ा प्यार भी करते थे। तो उसको उन्होंने तेल वेल लगा करके उसको किया और उसकी नाल को साफ वाफ किया, पूरी उसकी जो है गोलियाँ वोलियाँ चेक करी। तो इनको एक गोली थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगी, कुछ कलर उसका कुछ फेटेड, कुछ छिली सी लगी, तो वो गोली उन्होंने हटा करके उसके बदले दूसरी गोली लगा करके बंदूक तैयार करी और सेफ्टी लॉक लगा करके गन को मजबूती से पकड़ लिया। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है देखने के लिए शुरू किया जाए। तो ये और दिनों पहले वो यू टर्न वाला जो था वो उस वाले भैंसों को देखते थे, फिर पेड़ वाले भैंसों को देखते थे और फिर जो है लौट के आते थे। अब इन्होंने क्या विचार किया कि पहले जो है उस पेड़ के पास जो भैंस बांधी जा गई है उसको देखने जाया जाए। तो इन्होंने अपने वहाँ से चलना शुरू किया और चलना शुरू करके चलते चलते जो है ये एक समतल से जगह में पहुँचे। वहाँ से उन्होंने नीचे झांक के देखा तो रस्सी टूटी हुई थी, भैंस जो है नदारद थी। तो इतनी मोटी रस्सी भैंस के बस का तो था नहीं तोड़ पाना। तो ये जो है गए वहाँ पे, उसके वहाँ नीचे उतर के वहाँ पे पहुँचे
तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो है बाघ ने जो है रस्सी को 3 जगह से काटा था और फिर एक जगह से तोड़ दिया था, और भैंस को खाया नहीं था, यानी कि शक उसको जगह जगह से वो काटा नहीं था, उसको सिर्फ एक गर्दन से पकड़ के लेके चली गई थी। अच्छा हुआ क्या था, क्योंकि ये जो बाघिन, ये जो शिकार इसने किया था, ये आंधी तूफान आने से पहले कर दिया था, और करने के बाद में जब तक आंधी तूफान रहा, बाघिन उस शिकार के साथ उस पेड़ के नीचे ही रही थी। और जब बारिश रुक गई, आंधी तूफान रुक गया, तब उसके बाद उसने चलना शुरू किया। तो बाघ के जो घसीट के जो भैंस को ले जा रही थी, उसके निशान जो है जिम कॉर्बेट साहब को साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। इन्होंने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। इनके पाँव में वही रबड़ सोल के जूते, क्योंकि रबड़ सोल के जूते पहना करते थे, उनसे चलने में आवाज़ नहीं होती है। और दूसरा इनको एक एडवांटेज बारिश के होने से ये हो गया था कि जो सूखी पत्तियाँ वगैरह थी वो सब जो है भीग करके बिल्कुल एक कालीन की तरह हो गई थी, पाँव रखो तो बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही थी। तो इनको बड़ा एडवांटेज हो रहा था। तो ये था कि अब बाघिन का पीछा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाघिन ने क्या किया, एक पहाड़ी के ऊपर थोड़ा तिरछा सा चलना शुरू किया। अब जब तिरछा चलना शुरू किया, उसी रूट पे जिम कॉर्बेट साहब भी चलने लगे। तो जब बाघिन उस रूट पर चल रही थी, तो करीब 200 गज आगे जाकर के उसके शायद पिछले पाँव फिसले, नीचे गिर गए, और उस फिसलने की वजह से उसके जो जबड़ा था वो खुल गया, और भैंस जो है लुढ़कती हुई नीचे चली गई। बाघिन अपना शिकार कैसे छोड़ देती? बाघिन जो है अपने आप को उससे संभाला, नीचे गई, नीचे उतर के उसने भैंस को पकड़ा। पहले तो भैंस को जो है वो गले से पकड़ के ला रही थी, लेकिन अब उसने भैंस को जो है पीछे से पकड़ लिया था, पीछे से पकड़ के खींच रही थी। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं तो बाघ तो कई बार 20 से ये काकड़ वगैरह, घुरड़ वगैरह या साबर वगैरह को पीठ से ऐसे पकड़ लेता है, उठा लेता है पूरा, यानी कि खींचता नहीं है, खींच के नहीं ले जाता है, हवा में उठा के ले जाता है। उसके दोनों शरीर जो है उसका हवा में रहता है, और मुंह जबड़े से ऐसे पकड़ के बाघ लेके चला जाता है। तो कितनी ताकत एक बाघ के जबड़े में होती है, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब सोचिए, उतने भारी भरकम भैंसे को कितना वजन होता होगा एक भैंसे का, उसको जो लेके चला जाता है, तो कितना ताकतवर भैंस का, ये बाघ का जबड़ा होता होगा, कितनी ताकत इस बाघ के अंदर होती होगी। अब क्या, उससे बाघ ने उसको पीछे से पकड़ा, पीछे से पकड़ करके ऊपर आई, और ऊपर आकर के फिर दाहिनी तरफ चली गई, फिर दाहिनी तरफ थोड़ा सीधा चल के फिर बाईं तरफ चली गई, फिर थोड़ा सीधा चले, फिर जो है वो दाहिनी तरफ चले जाए। यानी कि क्या हुआ कि उसकी इन एक्टिविटीज से देख के लग रहा था कि वो रास्ता भटक गई है, जो उसका मूल रास्ता जिस पर उसको जाना था, उस रास्ते को उससे वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा कंफ्यूज हो गई है कि उससे लेके कहाँ जाना है। खैर वो एक तरफ जो है सीधे सीधे चलने लगी, और जिम कॉर्बेट साहब भी निरंतर उसका पीछा ही कर रहे थे। और कुछ दूर पे जाकर के एक इन्हें चट्टान दिखाई पड़ी। तो इनको ये चट्टान देख के लगा कि जरूर बाघ जो है अपने शिकार को इसी चट्टान के पीछे, उसकी कहीं गुफा या कोई समतल जगह होगी जहाँ पे बाघ इसको लेके गया होगा, और वहाँ पे इसको खाएगा या खा रहा होगा। तो ये भी दबे पांव जो है उस जगह पे पहुंचे। लेकिन वहाँ जाकर के इनको बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि वहाँ कोई गुफा या गड्ढा तो था नहीं, कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे शिकार भी नहीं था। चट्टान के ऊपर जब ये गए चट्टान के ऊपर, तो इनको वहाँ पे उसी के सामने थोड़ा सा एक समतल सा, एक छोटा सा एक मैदान दिखाई पड़ा। मैदान क्या, एक वादी दिखाई पड़ी, एक वैली दिखाई पड़ी, छोटी सी वैली थी। और ये उस तरफ को बढ़ निकले। करीब 300 गज गए थे, तो इनको जो है अपने से करीब 150-200 गज आगे कुछ दिखाई पड़ा। इनको ये लगा कि वो बाघ है। इन्हें कुछ धारियाँ सी दिखाई पड़ी, कुछ चमक सी रही थी। तो इनको लगा कि ये 100% बाघ है, बाघ मिल गया। तो ये अलर्ट हो गए, और इन्होंने गन लेके तैयार कर लिया कि शूट करना है। लेकिन फिर ये रुक गए। इन्होंने कहा नहीं, और ज़रा कंफर्म कर लूँ, क्योंकि एक दो बार इनको अपने पुराने कुछ मित्रों के किस्से याद आए कि ऐसी बाघ समझ के गोली मार दी थी, और वो गोली शिकार पे लगी, बाघ पे नहीं लगी थी, क्योंकि और उस वजह से बाघ जो है भाग गया था। तो ये ऐसा कोई चांस लेना नहीं चाहते थे।
तो इन्होंने फिर बड़े गौर से देखा, बड़े गौर से देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा तो इनको पता चला कि अरे यार, अच्छा हुआ मैंने गोली नहीं चलाई, ये तो मरी हुई भैंस है। हुआ क्या था कि उसने, बाघिन ने उस भैंस को खाया था, तो उसका जो खून था, काली चमड़ी थी, और उसकी जो सफ़ेद पसलियां थी वो चमक रही थी, जो उसको बाघिन होने का सा आभास करा रही थी। अब ये वहीं पर रुक गए, और क्योंकि शिकार वहीं पे है, तो इसका मतलब बाघिन भी वहीं पे कहीं पे आसपास ही होगी। 100% सी बात है, क्योंकि बाघिन अपने शिकार के आसपास ही रहती है उसके पहरा करने के लिए। करीब आधे घंटे, पौन घंटे तक जो है ये चट्टान के ऊपर बैठे रहे। ना इन्होंने कोई किसी जानवर की कॉल सुनी, और ना इन्हें कहीं पे कोई कोई हलचल दिखाई पड़ी। अमून तो बाघ कहीं पे होता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जंगल करता है, लेकिन जंगल एकदम शांत था, और जंगल की भाषा को जिम कॉर्बेट के बराबर तो कोई दूसरा था ही नहीं जो समझ सके। तो वह फिर भी सावधानीवश धीरे धीरे ये अपना जो है चलने लगे, और भैंस के पास पहुंचे। उस भैंस को जो है करीब करीब आधा खा लिया था बाघ ने, आधा भैंस का मांस खा लिया था। वैसे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक बार में एक पेट भरने के लिए एक बाघ को कितना मांस की आवश्यकता है, ये एक्यूरेट बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि एक सांभर को खाने के लिए, एक सांभर उसके 2 दिन का भोजन है, और एक भैंस उसके 3 दिन का भोजन है, और चौथे दिन के नाश्ते के लिए भी थोड़ा सा बच जाती है, ये माना जाता है। तो यानी कि बाघिन का आना तय था इस एरिया पे, सॉरी, बाघ का आना तय था, इतना मांस उस बाघ में था, भैंस में था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने थोड़ा सा सोचा कि यार अब क्या किया जाए, आगे की कार्रवाई क्या क्या है। अब शिकार यहाँ पे है तो इसका मतलब शिकारी भी यहीं कहीं होगा। शिकार मतलब भैंस, शिकारी मतलब बाघ। मैंने बताया ना कि बाघ जो है अपने शिकार के आसपास ही रहता है। और अचानक क्या हुआ कि इनको खांसी आने का होने लगा। मैंने बताया ना, इन्फेक्शन गले का ठीक हुआ नहीं था, खराश थी, तो वो जो करके करके खराश साफ करी जाती है वो होता है, और खांसी आती है। तो हालांकि जिम कॉर्बेट साहब को तो आदत थी खांसी को दबा लेने की, कुछ और सोचने लग जाते थे, खांसी रुक जाती थी। लेकिन इस टाइम इनके लिए खांसी को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर ये खांसते हैं तो बाघ अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा। तो क्या करें, ये बड़े अधेड़-बुन में थे। तो इनको अचानक एक विचार आया, इन्होंने वही किया। इन्होंने क्या किया, लंगूर जिस तरह से करता है ना, लंगूर की आवाज़ में अपनी खांसी खराश दूर करी। करता है ना लंगूर जैसे, आपने देखा होगा। फिर लंगूर की आवाज़ को तो इन्होंने, और ये आवाज़ें निकालने में तो जिम कॉर्बेट साहब माहिर थे। मैंने पहले वीडियो में कई बार आपको बताया हुआ है। ये बाघ की निकाल लेते थे, बाघिन की निकाल लेते थे, घुरड़ की निकाल लेते थे, काकड़ की निकाल, कई जानवरों की आवाज़ निकाल लेते थे। लंगूर की आवाज़ निकालना तो इनके लिए बड़ा नॉर्मल बात था। तो ये खैर खम 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 करके इस तरह से इन्होंने जो है अपनी वो खराश भी दूर कर ली, और बाघिन को भी पता नहीं चला। बाघिन ने भी सोचा कि यार लंगूर है, मेरे को देख के ये करते रहते हैं, तो वो भी अपना जहाँ पे भी रही होगी वो अपना आराम से पड़ी रही। अब ये आधे घंटे तक और चट्टान के ऊपर बैठे रहे। उसके बाद वहाँ से उठे, और इनको ये पता चल गया कि बाघिन आसपास नहीं है। तो ये थोड़ा आगे बढ़े उस जगह से। तो इनको जो है एक जगह पे, दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा पहले जल्दी ख़त्म करूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लूँ। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनको जो है बाघ की पूंछ दिखाई पड़ी, जो अलर्ट पोजीशन में थी। तो इनको ये लगा कि बाघ ने मुझे देख लिया है, और अब वो जो है अलर्ट है। तो ये रुक गए, और रुक करके ये बड़ी थोड़ी देर तक उसको देखते रहे। लेकिन बाघ की पूंछ वैसी ही पड़ी हुई थी। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और भी थी। ये एक जगह जब चल रहे थे तो इन्होंने एक जगह पे देखा कि बाघिन के सोए के निशान मिले हैं, कि बाघिन ने वहाँ पे लेटी हुई थी, उसके ऐसे लेटती है ना बाघिन, उसके निशान बने हुए हैं। क्योंकि जो है घास थी वो धीरे धीरे उठ रही थी। तो वो धीरे धीरे जब उठ रही थी तो इनको मतलब ये आइडिया आ गया कि मुश्किल से 1 मिनट पहले बाघिन यहाँ से उठ के गई है। तो दिमाग में ये आया कि बाघिन ने इनको देख लिया इसलिए उठ के गई है। लेकिन तुरंत इनके समझ में फिर आ गया कि ये बाघिन ने इनको नहीं देखा है। जो ये चटक धूप पड़ रही है, ये धूप से जो है, क्योंकि इनकी पीठ भी जो है धूप पड़ने से कुलबुला रही थी, वो होती ना पसीने से, उससे। तो वही चीज़ बाघिन के ऊपर भी होती।
तेज धूप पड़ रही थी तो वो भी छाया की तलाश में आगे बढ़ गई थी। तो ये भी उसी दिशा में आगे बढ़े। हालांकि उस जो लेटे हुए का निशान था, उस निशान को देख के इन्होंने ये तो देख लिया था कि ये तो बहुत बड़ी बाघ है। ये बाघिन निकल रहा है, बाघिन नहीं थी, बाघ था। ये तो बहुत ही बड़ा बाघ है। उसके लेटे के जो निशान जो घास से बने हुए थे उससे इनको आइडिया आ गया कि ये तो बहुत ही बड़ा बाघ है। खैर ये धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े तो इनको जो है एक जगह पे पूंछ दिखाई पड़ गई। और जब इन्होंने पूंछ देखी तो इनको ये हुआ कि ये बाघिन अलर्ट पोजीशन में है। तो ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन इन्होंने चेंज करी और चेंज करके थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ के इनको जो है बाघ के पाँव दिखाई पड़े। और जब इन्होंने पाँव देखे तो इनके समझ में आ गया कि बाघ जो है अलर्ट पोजीशन में नहीं है। अगर बाघ जो है घात लगाए हुए या अलर्ट पोजीशन में होती तो उसके शरीर से उसके पाँव दबे हुए होते, लेकिन पाँव ऐसे थे, यानी कि वो सोई हुई है। और थोड़ा ये और उसको के करीब थोड़ा सा और पास से उसको स्पष्ट देखने के लिए गए। अब यहाँ से जहाँ पे ये खड़े हुए वहाँ से इनको बाघिन पूरी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, पूरा शरीर दिख रहा था बाघिन का। बाघिन जो है आराम से सोई हुई थी। एक घास की जो गाढ़ जैसी होती है उसके ऊपर जो है उसने अपना सर रखा हुआ था आराम से तकिया की तरह से, और उसकी नाक जो है ऊपर आसमान की तरफ थी। तो इन्होंने उठाई गन और जैसी फायर करने लगे तो फायर क्यों हो, वो लॉक तो खोला ही नहीं था। मैंने आपको बताया ना, जब गन साफ सफाई करके तैयार कर रहे थे तो लॉक लगा के रख दी थी। अब गोली, अब बड़ी परेशानी, इन्होंने कहा यार अब मैं अब ये सेफ्टी इसका जो क्लच है ये खोलता हूँ तो इसकी आवाज़ से बाघिन भाग जाएगी, क्या करूँ क्या करूँ। इन्होंने के दिमाग में शिकारी तो थे ही। इन्होंने कहा कि यार मेरे को अपनी युक्ति अपनी ट्रिक आजमानी पड़ेगी कि लॉक और गोली एक साथ हो। तो इन्होंने किया और वो ट्रिक आजमाई और इधर लॉक खुला उधर धाएं से गोली चली और सीधे बाघ के सर पे। फिर पीछे से उन्होंने दूसरी गोली भी दाग दी। दूसरी गोली दागने का कोई कारण, मतलब दूसरी गोली बेमतलब की मारी, उसका काम तमाम पहली गोली में ही हो गया था। फिर इन्होंने उसको देखा तो उसकी जो है दो नाक से जो है खून निकलते हुए देखा। बाघिन जैसे सोई थी वैसी ही सोई हुई थी, वैसी ही पड़ी हुई थी। बस उसकी जो पेट जो ऊपर नीचे सांस लेने में जो उसका पेट हो रहा था ना ऊपर नीचे, वो होना बंद हो गया था, वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाघिन पर लोग सिधार गई थी। अब ये थोड़ा रुके, आराम से इन्होंने गन वन रखी, फिर गए वहाँ पे चट्टान पे। वहाँ से उन्होंने अपने आदमियों को जो है जो सिग्नल था कू करके जो भी आवाज़ करके सिग्नल था वो सिग्नल दिया। इनके आदमियों ने या उधर गांव वालों ने भी दो दो फायर की आवाज़ सुन ली थी और फिर ये सिग्नल को सुना तो वो भी बिल्कुल दौड़ते भागते हुए इनकी तरफ को आने लगे। उधर गांव वाले भी आ गए, इधर इनके आदमी भी आ गए, देखा बाघिन मरी पड़ी हुई है, बड़े खुश हो गए सब लोग। अब जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि चलो इसका जो है खाल को अब यहीं पे उतारना शुरू कर देता हूँ। तो गांव वालों ने बोला साहब इसको यहाँ पे मत उतारिए, इसको गांव ले चलिए, और गांव ले जाने के बाद में सब लोग इसको देख लें और थोड़ा सा उनको भी खुशी हो जाएगी और निश्चिंत हो जाएंगे कि ये इसका शिकार हो गया है, मार दी गई है। तो जिम कॉर्बेट साहब को क्या ऑब्जेक्शन उसका था, उन्होंने कहा ठीक है ले चलो। तो एक पेड़ के तने से उसको बांध बूंद करके जो है लेकर के गांव ले जाया गया। बड़ी लोग खुशी से उसको लेकर के गए। कार्तिक नौला जो था वहाँ पे ले जाके उसको रखा। रखने के बाद में धूप भी बढ़ती जा रही थी तो जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि भाई जिसको देखना है फटाफट देख लो, क्योंकि मुझे अब जो है इसका खाल उतारनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये सही टाइम पे खाल नहीं होती तो खाल खराब हो जाएगी। तो लोग सब उसको देख रहे थे, कोई आगे से कोई पीछे से, कोई उसका हाथ उठा के देख रहा, कोई उसका जबड़ा देख रहा, मतलब एक कौतूहल था। तो हाथ उठा के लोग देख रहे थे। बोले देखिए जिम कॉर्बेट साहब से कि देखिए आप कह रहे थे कि साहब इसके पाँव में देखिए कहाँ है, कोई कोई चोट नहीं है, देखिए बिल्कुल सही थी, ये तो कहीं कुछ था ही नहीं इसको। जिम कॉर्बेट साहब ने भी सर हिलाया, बोले हाँ भाई चोट चाट तो नहीं है। खैर उसके बाद में उसका जो है 2 बजे के आसपास उन्होंने जो है उसका चीरा लगाया और चीर करके उसकी जो है खाल उतारनी शुरू करी। जब खाल उतारी तब उन्होंने देखा कि ऑक्यूपाइन जो वो शाही होता है उसके जो है पता नहीं कितने कांटे इसके घुसे हुए थे शरीर में, और उन कांटों के कारण ही जो है ये नरभक्षी हो गई थी। जब वो चलती थी तो कांटों से इसको दर्द होता था तो ये कराहती थी, और जब वो रुक जाती थी तो वो चुभते नहीं थे तो शांत हो जाती थी। तो जब इन्होंने उन कांटों को निकाला तो उसके अंदर से बड़ा पीला पीला सा एक मवाद भी निकल रहा था। ये कांटे निकालते जा रहे थे, गांव वाले उन कांटों को बटोर के संभालते जा रहे थे, एक ही संभाल के रख रहे थे कि एक बाघिन नारबख्शी बाघिन के अंदर से निकले हुए कांटे हैं। खैर इस तरह से मोहान की जो ये
भयानक आतंक का पर्याय हो चुकी बाघिन थी, इसका खात्मा हुआ। खात्मा करके जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी उस खाल को लिया, अपने पास रखा, क्योंकि यही खाल जमा करने का जो शौक जिम कॉर्बेट साहब का था, ये तो बड़ा अद्भुत था। खैर, इस तरह से दोस्तों ये वुहान का आतंक ख़त्म हुआ और मैन ईटर का खात्मा हुआ। गांव वालों को चैन की सांस मिली। तो दोस्तों मैं भी अब अपना वीडियो यहीं पर शांत करता हूँ और जो मित्र पहली बार आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को, उत्तरांचल डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। मेरे से मुलाकात करने के लिए आते रहें, गपशप करने में बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। और जो पुराने मित्र हैं उन सबसे जो हमेशा कहता हूँ वही कहूँगा कि आपका लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में दोस्तों बातें करें, पूछें, नाइस वीडियो, नाइस स्टोरी, ये सब मत लिखो यार। कुछ बातें करो, कुछ गॉसिप करो। क्या होता है, कुछ अपने विचार मुझे दो, कुछ विचार मेरे से लो। भाई बहुत जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी पढ़ के और काफ़ी जंगलों में भटक के ट्रैकिंग वगैरह करके काफ़ी कुछ नॉलेज ले चुका हूँ। तो शायद हो सकता है दाल बनाते टाइम जितनी दाल की मात्रा है उतना नहीं भी, तो दाल में जितना नमक पड़ता है उतनी मात्रा में ही शायद कुछ ज्ञान दे सकूं, और एक दाल के बराबर, 1 किलो दाल के बराबर ज्ञान आप लोगों से ले सकूं। या आप लोगों के क्षेत्र में आसपास में कोई घटना हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, मैं खुद कॉल करके आपसे पूरी घटना की जानकारी लूँगा। आपके नाम के साथ आपकी स्टोरी मैं अपने उत्तरांचल डायरीज़ में सुनाऊँगा। तो दोस्तों क्या कहूँ, बस आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों से, आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय माँ भारती।